भारतीय वायुसेना का आज मार्च पास्ट होने वाला है। देश के इतिहास में पहली बार भारतीय वायुसेना का मार्च पास्ट दिल्ली एनसीआर से बाहर चंडीगढ़ में हो रहा है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने पूरी तैयारी की है। सुबह चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पे परेड और फिर दोपहर बाद फ्लाई पास्ट सपना लेक पर होगा। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को 90 साल की होने जा रही है। वायुसेना ने जश्न की पूरी तैयारी कर रखी है। एयरफोर्स डे के मौके पर वायुसेना ने 83 एयरक्राफ्ट अपने दमखम में दिखाए और 9 एयरक्राफ्ट स्टैंड बाय पे रखे जाएंगे। इसमें 44 फाइटर एयरक्राफ्ट, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 20 हेलीकॉप्टर और 7 विंटेज एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। सुखना लेक के ऊपर रफाल, सुखोई, मिग-29, मिराज, मिग-21, बाइसन, हॉक और जैगवार भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन करेंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इसी महीने सेना को सौंपने की तैयारी की जा रही है। यही नहीं, चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए अब असम की सरहदी इलाके में भी इसे तैनात किया जाएगा। दरअसल स्वदेशी एलसीएच ने भारत की ताकत बढ़ाई है और भारत पर बुरी नजर रखने वालों की नींद उड़ाई है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी एलसीएच ने दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर अपने आप को साबित किया है और एडवांस तकनीक से ये लैस है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक में आज पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में नजर आई। सोनिया गांधी कांग्रेस की पदयात्रा में ऐसे वक्त पर शामिल हुई जब पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा है। सोनिया गांधी 4 सितंबर को कर्नाटक पहुंची थी। भारत जोड़ो यात्रा को और मजबूती देने के लिए कल प्रियंका गांधी कर्नाटक पहुंचने वाली हैं। बताया जा रहा है प्रियंका 511 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। कोशिश की जा रही है राज्य में पार्टी को मजबूती दी जाए और सत्ता में आने की कोशिश की जाए। शिवसेना के 56 साल के इतिहास में पहली बार दशहरे के मौके पर मुंबई में 2 रैलीज हुई। उद्धव गुट ने जहां मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की, वहीं एकनाथ शिंदे गुट वाले शिवसेना की दशहरा रैली बीकेसी मैदान में हुई। 6 किलोमीटर आसपास हुई दोनों रैलियां और दोनों में लाखों लोग शामिल हुए। एकनाथ शिंदे के मंच पे 51 फीट लंबी तलवार दिखाई गई। शिंदे गुट के समर्थन में स्मिता ठाकरे और निहार ठाकरे भी पहुंचे। विजयदशमी पर बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में चुनावी रणभेरी फूंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में 1470 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एम्स का उद्घाटन किया और हिमाचल प्रदेश में 3650 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शुरू की। वहीं पीएम कुल्लू के पारंपरिक दशहरा उत्सव में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस साल दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। सोनिया गांधी ने इस बार कर्नाटक में दशहरा मनाया। मैसूर में सोनिया गांधी भीमाना कोल्ली महादेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची। इससे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कबिनी अभयारण्य की ट्रिप भी की थी। सोनिया गांधी भीमाना कोल्ली महादेश्वर मंदिर में दर्शन करने भी पहुंची थी और मैसूर में सोनिया गांधी अब मौजूद हैं तो उन्होंने रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था। इस साल दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम में सोनिया गांधी हिस्सा नहीं ले पाई थी, लेकिन इस बार कर्नाटक में जब दशहरा मनाया गया तो मैसूर में सोनिया गांधी भीमाना कोल्ली महादेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची थी। इससे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कबिनी अभयारण्य की ट्रिप भी की थी, साथ ही दोनों नजर आए। अभी सोनिया गांधी इस वक्त कर्नाटक में हैं और कुछ 400 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगी। बता दें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी नई राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान किया। केसीआर की तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का नाम अब भारत राष्ट्र समिति होगा। केसीआर की नई पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी।
नई राष्ट्रीय पार्टी के ऐलान के साथ ही केसीआर अब 2024 में पीएम पद के नए दावेदार बन गए हैं। केसीआर 1985 में पहली बार टीडीपी के विधायक चुने गए थे। 2001 में इन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई थी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चिट्ठियों का दौर जारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजीवी के सक्सेना को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए हैं कि एमसीडी में 6,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच का आदेश क्यों नहीं दिया गया। मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में एलजी पर सीबीआई छापे डलवाने और दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया है। इससे पहले एलजीवी के सक्सेना ने दिल्ली में बिजली घोटाले की जांच को लेकर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में एक बड़ी बैठक की। अमित शाह ने कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान को और तेज करने को कहा और सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरी नौजवानों को भड़काने की कोशिश से भी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। अमित शाह ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी। इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल थे। उत्तरकाशी के डोकरानी बामक ग्लेशियर में हुए एवलांच के कारण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 24 लोग अभी फंसे हुए हैं। एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने 2 दिनों में 23 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि 24 लोगों की तलाश जारी है। घायल लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके आईटीबीपी के बेस कैंप में पहुंचाया गया। खराब मौसम के कारण राहत बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की चिड़ियाघर पहुंचे। वहां उन्होंने सफेद बाघिन को क्रॉल से मुख्य बाड़े में छोड़ा और तेंदुए के 2 बच्चों के नाम भवानी और चंडी रखे। तेंदुए के ये बच्चे चिड़ियाघर के अस्पताल में रखे गए थे। इसके अलावा कानपुर चिड़ियाघर से लाए गए 2 हिमालयन ब्लैक बेयर्स को भी सीएम योगी ने अपने हाथों से बाड़े में छोड़ा। इस दौरान योगी ने तेंदुए के बच्चे को दूध भी पिलाया। मुंबई के एयरलाइन फाउंडेशन अस्पताल को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पर अनजान शख्स का कॉल आया, जिसमें कॉलर ने अंबानी परिवार के कुछ सदस्यों का नाम लिया और गाली गलौज की। इसके बाद से अस्पताल और एंटिलिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश की क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। क्राइम ब्रांच ने साइबर गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी सरकारी ई चालान की साइट को हैक करके उससे पैसे निकालते थे। लोग जब इनके पास अपना चालान भरवाने आते थे, तब उनको ये लालच देकर ई चालान पोर्टल को हैक करके इनका चालान का मूल्य कम करते। और पुलिस के अनुसार ये गैंग अब तक 15 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में बीती रात भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की करीब 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया। फिलहाल अभी ये पता नहीं कि आग किस वजह से लगी है, लेकिन इस आग में कारोबारियों का भारी नुकसान हुआ। अच्छी खबर है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। केरल के पल्लक्कड़ जिले में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से एक टूरिस्ट बस टकरा गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। 38 घायल हुए हैं। इसकी जानकारी राज्य मंत्री एमवी राजेश ने दी है। और टूरिस्ट बस एर्नाकुलम के बेसिलियस विद्यानिकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को लेकर ऊटी की ओर जा रही थी। मुंबई में बीती रात टाटा मेमोरियल में 10वें फंड रेजर प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में फिल्मी सितारे पहुंचे। यही नहीं, एक बेहतरीन फैशन शो का भी आयोजन हुआ। प्रोग्राम की मेजबानी करने करण जौहर आए। इस कार्यक्रम का मकसद कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड जुटाना था। इस कल्याणकारी कार्यक्रम से जुड़कर सभी लोग काफी खुश नजर आए।
समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की तबीयत में पहले से सुधार है। पार्टी के कार्यकर्ता और मुलायम के नजदीकी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मुलायम सिंह की स्थिति अब स्थिर है। अपनी खराब सेहत के चलते मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी अच्छी सेहत के लिए जगह जगह से दुआएं आ रही हैं। दिल्ली में अगले 4 से 5 दिन तक बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में आज सुबह का तापमान 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है। इसके अलावा दिल्ली में हवा की बिगड़ती से अपने सुधार की उम्मीद है। अभी दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है। AQI 200 के पार है। उम्मीद है कि बारिश से कुछ राहत होगी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बुधवार रात दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जलपाईगुड़ी में माल नदी में विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़ से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता है। अभी भी 30 से 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देर रात करीब 1 बजे तक भी NDRF की टीम बचाव कार्य में लगी रही। अभी तक 7 शव निकाले गए, जबकि 10 घायलों को निकाला गया। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। मूर्ति विसर्जन के दौरान जानलेवा हादसा अजमेर जिले में भी हुआ है। अजमेर के नसीराबाद कस्बे के नंदाला गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए एक युवक ने पानी में उतरने की कोशिश की और वो डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 5 अन्य युवक पानी में उतर गए और हादसे का शिकार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 5 युवकों को पानी से निकालकर नसीराबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चरखी दादरी में एक शहीद की बेटी ने राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पूजा सांगवान ने बताया, उसका सपना नेशनल स्तर पे गोल्ड जीतना था। शहीद पिता और परिजनों से प्रेरणा लेकर सपना पूरा किया। उसकी बचपन से ही खेलों में रुचि रही है। अब उसका संकल्प देश का विदेशों में तिरंगा लहराने का है। पूजा की कामयाबी पे न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा देश गर्व कर रहा है। सोनभद्र में बहुआरा के रामबाबू किया कमाल। राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर यूपी का बढ़ाया नाम। साधारण परिवार से आने वाले रामबाबू ने 2 घंटे 35 मिनट 46 सेकंड में 35 किलोमीटर चलकर बनाया नया कीर्तिमान। गांव में दौड़ी खुशी की लहर। फ्रांस से मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीतकर रेचल गुप्ता अपने घर पहुंची तो लोगों ने फूल बरसाकर नाचते गाते हुए धमाकेदार तरीके से आगवानी की, क्योंकि रेचल ने अपनी कामयाबी से न केवल पंजाब का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। प्रतियोगिता में रेचल का मुकाबला 60 देशों की मॉडल्स के साथ हुआ था। फाइनल राउंड के बाद रेचल ने पोलैंड की मॉडल वेरोनिका नोवाक के साथ खिताब को साझा किया। 10 साल पहले भी ये खिताब भारत आया था। अमेरिका में रहने वाले लखविंदर सिंह नाम के एक शख्स ने अमेरिका से जालंधर तक का रास्ता अपनी कार से तय किया। ये सफर लगभग 1.5 महीने में तय हुआ। इस दौरान रास्ते में तमाम देशों के लोगों के साथ उनकी मुलाकात भी हुई और पाकिस्तान में उन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिला। लखविंदर सिंह का कहना है, उनकी ये ख्वाहिश कोरोना काल के समय से दिल में थी, मगर ये अब पूरी हुई। सोशल मीडिया पे कुल्लू का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शूट किया और सोशल मीडिया पे शेयर किया। कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर कुल्लू जाते वक्त प्रधानमंत्री ने विमान से कुल्लू की मनमोहक वादियों का वीडियो बनाया और फेसबुक पे उसे साझा करते हुए लिखा, कुल्लू की सुंदरता देखते ही बनती है। पीएम दशहरे के मौके पर कुल्लू में थे। 19 नवंबर को शाम 3:35 पे बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। दशहरा के पावन पर्व पर यह तिथि निकाली गई है। इस अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत पंच पूजाओं में 15 नवंबर मंगलवार को पहले दिन पूजा अर्चना पश्चात शाम को श्री गणेश के कपाट बंद हो जाएंगे। दूसरे दिन यानी 17 को केदारेश्वर मंदिर के कपाट बंद होंगे और 18 नवंबर शुक्रवार को मां लक्ष्मी जी को कड़ाई भोग लगाया जाएगा। 27 अक्टूबर को भैया दूज के दिन बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 7 नवंबर को तृतीय केदार तुंगनाथ में कपाट बंद होंगे। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली धाम से रवाना होगी तथा प्रथम रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी तथा 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दशहरा के अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित की गई। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस से पहले सार्वजनिक भाषण के दौरान ग्रीन पीस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस के पहले सार्वजनिक भाषण के दौरान ग्रीन पीस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी हुई और प्रधानमंत्री को पोस्टर बैनर दिखाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। इसी बात के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच ताइवान की सरकार ने अपनी रक्षा नीति में बदलाव किया है। तय किया गया कि अब अगर चीनी सैन्य विमान ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेगा तो ताइवान पहला वार करेगा। इससे पहले ताइवान की नीति थी कि जब तक चीन उस पर हमला नहीं करेगा वो भी पलटवार नहीं करेगा। पत्रकारों से बातचीत में ताइवान के रक्षा मंत्री ने ये बात कही है। लेबनान की एक सांसद ने बैंक में दल बल के साथ घुसकर जोरदार हंगामा किया। सांसद ने बैंक कर्मचारियों से अपने पैसे मांगे। बताते चलें, लेबनान में सरकार ने लोगों को निर्धारित रकम से ज्यादा पैसे निकालने पर पाबंदी लगा रखी है। लेबनान अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईरान में हिजाब को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। हिजाब के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत देश भर के कई शैक्षणिक स्थानों पर महिलाओं ने हिजाब के विरोध में रैली निकाली और ईरानी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने पुरस्कारों का ऐलान किया है। रूस की सरकार ने यूक्रेन के इलाकों को अपने देश में मिलाने पर बड़ी बात कही। रूस की सरकार के मुताबिक रूसी सैनिकों के पीछे हटने से यूक्रेनी इलाकों के अधिग्रहण पर असर नहीं होगा। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल किया था। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को पहुंचे नुकसान पर रूसी सरकार का बड़ा बयान सामने आया। सरकार ने कहा कि जांच में रूस को भी शामिल किया जाए। बता दें, यूरोपीय यूनियन और नाटो देश ने रूस पर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसी पाइपलाइन के जरिए रूस के यूरोप को गैस मिलती थी। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने रूस पर बिजली, गैस जैसी बुनियादी जरूरतों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रूस की इस हरकत से यूरोपीय देशों में आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। साथ ही कहा, जब तक हो पाएगा यूरोपीय यूनियन यूक्रेन का साथ देता रहेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी सैनिकों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की मांग की। ज़ेलेंस्की ने कहा, इस तरह के संस्थान के जरिए उन लोगों को सजा मिलेगी जिन्होंने यूक्रेन पर हमले का मूल अपराध किया, जिन तक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और दूसरे देशों की अदालतों की पहुंच नहीं है। यूरोपीय यूनियन की संसद में अपने भाषण के दौरान स्वीडिश सांसद ने हिजाब को लेकर चल रहे विरोध के समर्थन में अपने बाल काट लिए। ईरान की सरकार का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक ईरान की महिलाएं आजाद नहीं होंगी, हम ईरानी महिलाओं के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में फायरिंग की बड़ी घटना हुई है। यहां बंदूकधारी लोगों ने खुलेआम लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें मेयर और उनके पिता सहित 18 लोगों की जान चली गई। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह तलाशी अभियान चला रही है। हालांकि अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। आज भारत साउथ अफ्रीका का पहला वनडे मैच होना है। टीम की कप्तानी करने की जिम्मेदारी धवन की है। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 1:30 बजे लखनऊ के कान्हा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।
टीम इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप आज से शुरू हो गया। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर चुकी है, जहां इस बार 2020 वर्ल्ड कप 2022 सीजन खेला जाएगा। बता दें, भारतीय टीम ने सीधे पर्थ के लिए उड़ान भरी। भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2022 में सुपर 12 के ग्रुप 2 में रखा गया। इस ग्रुप में टीम इंडिया के अलावा पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश जैसी टीमें शामिल होंगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत रखो कि उससे सुर ही ना निकले। वैसे तो बुद्ध का ये संदेश जीवन दर्शन से जुड़ा है, पर हकीकत है कि जो वीणा बजाने में निपुण होते हैं वो बेहद संतुलित तरीके से वीणा के तारों को कसते हैं या उन्हें ढीला करते हैं। बात वीणा की हो रही है तो आपको दिखाते हैं ऐसे कॉन्सर्ट का वीडियो जिसमें 108 महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया और एक साथ वीणा के सुर छेड़े। पुणे में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। इस आयोजन में खास किस्म के बोट्स को देखा गया जो मानव रहित होने के साथ हथियारों से लैस हैं, जिनमें रिमोट से कंट्रोल होता है।